सो हाय एवरीवन, डीएसए कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिकर्शन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, एज ए फ्रेशर, एज ए बिगनर, सबसे ज़्यादा डीएसए के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आती है रिकर्शन से रिलेटेड। रिकर्शन टॉपिक को देखकर कोई भी जो भी कोडिंग स्टार्ट कर रहा है वो कोडिंग छोड़ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है यार कि उसे कोडिंग करने का मन ना करे, क्योंकि रिकर्शन एक हार्ड टॉपिक माना जाता है फॉर ए बिगनर। बट यार अगर सही से सीखोगे, सही तरीके से करोगे तो कोई भी चीज़ें हार्ड नहीं है, वो भी एक ईजी है। बात है प्रैक्टिस की, किस तरीके से आप समझ रहे हो और किस तरीके से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है रिकर्शन की, वो है रिकर्शन का कॉल स्टैक को समझना। अब वो भी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, कि भाई हमने बुक में क्या डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, बुक वाइज डेफिनेशन क्या होती है रिकर्शन की। तो बुक वाइज डेफिनेशन ये कहती है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। अब आपने ये वीडियो देखने से पहले आपको फंक्शंस आना चाहिए। अगर फंक्शन नहीं पता है तो मेरे पुराने वीडियो जाके देखो जिसमें मैंने फंक्शन को समझाया है। ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। ये हो गई हमारी डेफिनेशन वाइज। अब इसको समझे कैसे? तो इसको समझने के लिए आपको एक फंक्शन को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे फंक्शन बनाऊं, ठीक है, हम यहां पे एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन भी बनाने से पहले एक और चीज समझेंगे कि फ्लो हम समझेंगे, फ्लो ऑफ प्रोग्राम, कि कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम का फ्लो कैसे होता है, प्रोग्राम चलता कैसे है। ठीक है, तो क्या होता है, अब अगर आप C++ की बात करो तो इंट मेन करके फंक्शन होता है। अगर आप जावा की बात करो तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहां से प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है, यहां से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहां पे आप लॉजिक लिखते हो। ठीक है, अब यहां पे क्या, आपने एक दूसरे फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम था fun1। ओके, इसके अंदर कुछ लॉजिक लिखा हुआ है। तो यहां से आपने fun1 को कॉल कर दिया। अब क्या बोलना क्या चाह रहा है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ का मतलब क्या है? अगर ये जो fun1 है, ठीक है, इसके अंदर एक प्रिंट फंक्शन रहता। ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन रहता और ये प्रिंट हम यहाँ पे बना देते हैं प्रिंट फंक्शन। और इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर ये प्रिंट को फिर से कॉल कर देंगे। अब इसका मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। यहां से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, ये वाला fun1। जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है सबसे पहले मेन से स्टार्ट होता है। मेन के अंदर जो भी लॉजिक हम लिखते हैं वो कॉलिंग चलती है। कहां तक? जहां तक ये मेन एंड ना हो जाए, वहां तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो ये fun1 कॉल हो गया। fun1 कॉल अंदर के होने के बाद अंदर क्या देखा उसने, कि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल करने का बोला है, प्रिंट फंक्शन को कॉल करने का बोला है। तो यहाँ पे प्रिंट हमारा यहाँ पे चले गया एग्जीक्यूशन। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रिंट कॉल हो गया। अब प्रिंट के अंदर ये समझना है जरूरी कि ये क्या लिखा हुआ है। प्रिंट के अंदर लिखा है हमने कि प्रिंट फिर से कॉल कर दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये ही फंक्शन सेम कॉल हो रहा है उसके अंदर से ही। तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल इटसेल्फ। मतलब जब एक फंक्शन खुद ही को कॉल कर ले, खुद ही ओन को कॉल कर ले खुद ही को, तो उसको कहते हैं हम रिकर्शन। ठीक है, इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से हम समझेंगे कि ये है fun1, इसके अंदर से हम कॉल कर रहे थे प्रिंट फंक्शन। ओके, और ये हमने प्रिंट बना दिया था जिसके अंदर से हम प्रिंट को खुद ही एग्जीक्यूट कर रहे थे। और यहाँ पे था हमारा इंट मेन जिसमें से हमारा fun1 कॉल हो रहा था। ठीक है, तो ये इस तरीके से जा रहा था, ये इसको कॉल कर रहा था, ये इसको कॉल कर रहा था, फिर ये खुद ही को कॉल करते जा रहा था बार बार। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इन्फिनाइट कॉलिंग। इन्फिनाइट कॉलिंग मीन्स
भाई ये बार बार इसको कॉल करते जाएगा, तो क्या होगा, इसने इसको कॉल किया तो फिर से इसकी मेमोरी बनी यहाँ पे, ठीक है, ये फंक्शन फिर से क्रिएट हुआ इसके आगे, ओके, इसने इसको कॉल किया, ये क्रिएट हुआ, फिर इसने बोला एक और प्रिंट को कॉल कर दो, तो यहाँ पे फिर प्रिंट बना, ओके, इसके अंदर फिर से प्रिंट था, और ये इसको कॉल कर दिया, ओके। तो इस तरीके से ये सर्कल चलते ही जाएगा और ये इंडेफिनाइट सर्कल हो जाएगा। ये इसको फिर से प्रिंट को कॉल कर देगा एक नए को, और उसके अंदर फिर से प्रिंट लिखा हुआ है, तो ये इनडेफिनाइट टाइम्स चलता ही जाएगा, इन्फिनिटी टाइम चलेगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, यहाँ पे कभी रुकेगा ही नहीं, ये हमेशा चलता रहेगा। इसको कोड वाइज भी आप समझ सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है और इन्फिनाइट रिकर्सिव कॉल क्यों हो रहे हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि रिकर्शन ओरिजिनली में करता क्या है, ओके। तो कोड में हम समझते हैं पहले इन्फिनाइट कॉलिंग क्यों हो रही है। तो हमने क्या किया था, हमने एक फन नाम का फंक्शन बनाया था, वॉइड फन, ठीक है, जिसके अंदर से क्या हो रहा था, प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा था, ओके, और यहाँ से हम फन को कॉल कर रहे थे, ये हो गया हमारा फन कॉल। इसके अंदर, इसके ऊपर हम प्रिंट को डिक्लेयर कर देंगे, वॉइड प्रिंट, ठीक है, और इसके अंदर से वो प्रिंट को कॉल कर रहा था, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि ये कर क्या रहा है। यहाँ पे हम कुछ प्रिंट भी कर देते हैं, इनसाइड फन फंक्शन, ओके, ये हो गया हमारा, और इसके अंदर भी आपको दिखाने के लिए कुछ प्रिंट कर देते हैं हम, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है, और ये काउंट, और यहाँ पे हम काउंट को प्रिंट करते जाएंगे, ठीक है। काउंट ऑफ प्रिंट फंक्शन इज COUNT, ओके। अब देख लेते हैं इसको रन करके क्या हो रहा है। तो देख रहे हो आप, ये इन्फिनाइट टाइम चलते जा रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ और लगातार ये बढ़ते जा रहा है, मतलब प्रिंट जो है खुद ही को कॉल करते जा रहा है, प्रिंट जो है खुद ही को कॉल करते जा रहा है, और कभी ये रुक ही नहीं रहा है। देखो आप इसको देखोगे ना तो ये कभी रुक ही नहीं रहा है, ये चलते रहेगा। और ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, STD आउट बफर लेंथ एक्सीडेड, मतलब वो जब तक चला जब तक उसकी मेमोरी फुल ना हो गई, मतलब इन्फिनाइट टाइम्स रिकर्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन, ठीक है। तो इनडेफिनाइट टाइम्स हुआ ये। तो इसमें क्या हुआ, देखो ये जो बार बार प्रिंट आ रहा है, ये जो बार बार आपका प्रिंट हो रहा है कॉल, और इसके अंदर एक और प्रिंट लिखा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, जब ये कॉलिंग होती है तो नई मेमोरी बनाता है और फिर से ये प्रिंट स्टेटमेंट कॉल हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप फिर से अगर प्रिंट को कॉल करोगे तो ये फिर से न्यू मेमोरी बनाएगा, और ये कभी रिटर्न नहीं करेगा। मतलब क्या होगा, रिकर्शन कैसे कॉल होगा, रिकर्शन मेमोरी में स्टोर होता है। जब आप एक फंक्शन को बार बार स्टोर करते हो या कॉल करते हो तो वो क्या इसके अंदर स्टोर होते जाता है। पहली कॉलिंग स्टोर हुई, दूसरी कॉलिंग स्टोर हुई, तीसरी कॉलिंग स्टोर हुई, और ये क्या होता है, स्टैक, ठीक है, ये होता है स्टैक, और इसमें स्टोरिंग होती है। जैसे P1 हमारा इंसर्ट हुआ, P2, P3, ऐसा इंडेफिनेट टाइम होता रहेगा। और स्टैक की हमेशा एक मेमोरी होती है, जब ये मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगी, ठीक है, ओवरफ्लो, तो ये हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेशन पे पहुंच जाएगा और ये क्रैश हो जाएगा। जो कि अभी आपको मैंने कोड में दिखाया था, वो प्रोग्राम क्रैश हो गया जब बहुत ज़्यादा उसकी मेमोरी एग्जिट हो गई, बहुत ज़्यादा कॉलिंग हो गई रिकर्शन की। इनडेफिनेट टाइम हमने रिकर्शन को कॉल कर दिया और उसके कारण से स्टैक में बहुत ज़्यादा मेमोरी फिल हो गई और हमारा रिकर्शन क्रैश कर गया। तो इसको रोकने के लिए हमारे यहाँ पे टेक्निक आती है बेस कंडीशन, ठीक है। बेस कंडीशन इनफिनाइट टाइम्स रिकर्शन कॉल करने को रोकती है। यही काम होता है बेस कंडीशन का। अगर
ये फंक्शन को मैं बार बार कॉल करता रहूँ और बताऊँ ही नहीं कि रुकना कब है मुझे, तो ये इंडेफिनेट टाइम कॉल होता रहेगा फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, और ये स्टैक में स्टोर होते जाएगा। और एक टाइम हमेशा ऐसा आएगा कि स्टैक की मेमोरी फुल हो जाएगी आपकी, तो रिकर्शन जो है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आता है बेस केस। बेस केस, अब बेस केस होता क्या है? तो बेस केस मेनली इसलिए लिखा जाता है कि हमें रिकर्शन को इनडेफिनेट टाइम्स कॉल करने से रोकना होता है। इनडेफिनेट टाइम्स वी हैव टू अवॉइड, हमें इनडेफिनेट टाइम कॉलिंग रिकर्शन को करने से रोकना है, इसके लिए हम बेस केस लिखते हैं। तो जैसे कि आपको पता चला कि भाई बेस केस क्या होता है, अब क्या सीन बनेगा देखो, यहां पे मैं फिर से बताता हूं। अगर मेरे पास इंट मेन है, ठीक है, मैंने उसके अंदर से फिर से फन फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके, अब वॉइड फन क्या कर रहा है? प्रिंट को कॉल कर रहा है। ओके, ये भी ठीक है। अब वॉइड प्रिंट क्या है? खुद ही को कॉल कर रहा है, मतलब यहाँ पे लगा हुआ रिकर्शन प्रिंट। ठीक है, अब क्या होगा? ये कॉलिंग आपको पता है, अगर ये कॉलिंग मैं कुछ लगाऊंगा नहीं, बेस केस नहीं लिखूंगा, तो ये इनडेफिनेट टाइम चलेगा, ये इनडेफिनेट टाइम्स चल जाएगा। तो जो कि हमारे लिए एक इशू है, इनडेफिनेट टाइम्स हमको नहीं चलाना है, उसको हमें बेस केस लगा के स्टॉप करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको कोड में बताया था, प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा होता था? 1 प्रिंट करके लाके दे रहा होगा, 2 3 4 ऐसा प्रिंट करके आउटपुट हमें दे रहा होता था लाके। अब क्या करो, मैंने बोला कि भाई मुझे 3 तक ही प्रिंट करके लाके देना है, सिर्फ 3 तक, उसके बाद हमें रिकर्शन कॉल को रोकना है। ऐसा ना हो कि इंडेफिनेट टाइम्स वो चल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा? यहां पे मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया था, ठीक है, काउंट नाम का, इक्वल टू 0। आप यहां पे क्या बना दो, इफ काउंट ग्रेटर देन 3, तो रिटर्न कर जाओ। ठीक है, उसके बाद आप काउंट प्लस प्लस कर दो और सी आउट प्रिंट कर दो काउंट को। ओके, ये हो जाएगा हमारा प्रिंट। तो हमने क्या किया, यहां पे हमने एक कंडीशन लिखी, काउंट ग्रेटर देन 3। तो क्या होगा, पहली बार ये प्रिंट होगा, दूसरी बार ये प्रिंट होगा, तीसरी बार ये प्रिंट होगा, फिर काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4। जैसी 4 होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम रिटर्न कर जाएंगे। रिटर्न का मतलब क्या है? ये जो स्टैक है, स्टैक में 3 एंट्री बन चुकी है, ठीक है, प्रिंट 3 बार कॉल हो चुका है, 1 2, प्रिंट 2, प्रिंट 3। अब प्रिंट 4 पे जैसे ही आया कॉल होने, उसके पहले हमारी ये कंडीशन चल गई और हम रिटर्न कर गए, तो प्रिंट 4 की जगह प्रिंट 3 पे रिटर्न करेगा, फिर प्रिंट 3 से प्रिंट 2 पे, फिर प्रिंट 2 से प्रिंट 1 पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिटर्न करता है, क्योंकि स्टैक फॉर्म में, स्टैक कभी भी LIFO स्ट्रक्चर में चलता है, ठीक है, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जैसे गया था, जैसे इसने कॉलिंग करी थी, उससे जस्ट रिटर्न ये वापिस आएगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो रिकर्शन का ये स्टैक होता है, स्टैक में रिकर्शन की मेमोरी स्टोर होती है, स्टैक के अंदर ही रिकर्शन की कॉलिंग स्टोर होती है कि भाई मैं कहां तक गया हूं, मुझे कहां तक वापिस आना है। तो ठीक है, इस तरीके से रिकर्शन हमारा काम करता है। इंप्लीमेंटेशन में हम देखते हैं कि रिकर्शन भाई ओरिजिनली में ये बेस केस से चल पा रहा है, 3 पे रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, क्योंकि कोड में भी हमें समझना जरूरी है। ड्राई रन पे तो हमने समझ लिया है, तो ये हम कोड में आ चुके हैं। हमें क्या करना है भाई, जैसे कि हमने पहले किया था, एक फन फंक्शन बनाना है। ओके, वॉइड टाइप का हमने बना लिया, फिर से फन फंक्शन, फन के अंदर से हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब एक प्रिंट फंक्शन बनाते, एक प्रिंट फंक्शन भी हमने बना लिया। उसके अंदर क्या था, प्रिंट को डबल कॉल करना था हमें, और हमने एक ग्लोबल वेरिएबल रखना था, तो हमने बना लिया इंट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम बेस कंडीशन लिखेंगे, काउंट अगर ग्रेटर हो जाता है 3 से, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपका तो आप रिटर्न कर जाओगे, रिटर्न। ठीक है, और उसके बाद आप प्रिंट कर दोगे काउंट को, काउंट इज ओके, और यहाँ पे आप काउंट प्लस प्लस कर दोगे, और यहाँ पे नीचे से कॉलिंग हो रही है रिकर्शन की। तो ये एक रिकर्शन है, रिकर्शन कॉल स्टैक में स्टोर होगा,
और उसके बाद आपको हर बार, पहली बार जब चलेगा तो 1 आउटपुट आ रहा होगा, दूसरी बार चलेगा 2, तीसरी बार 3 और तीसरी के बार ये ग्रेटर हो जाएगा तो रिटर्न कर जाएगा, तो कोई आउटपुट आपको देखने नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट, देख लेते हैं इसको चला के क्या हो रहा है। तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 क्या हो रहा होगा, हमसे क्यों मिस्टेक हो गई भाई? हमसे क्या मिस्टेक हुई है, हमने यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे तो 3 तक के प्रिंट करके लाके दे रहा होगा। तो जैसे कि आपने देखा, पहली बार हमारा चल गया, दूसरी बार चला, तीसरी बार चला, उसके बाद वो कॉल स्टैक रिटर्न कर गया। मतलब बेस केस चल गया और बेस केस ने रिकर्शन को बोला कि भाई तुम्हारा काम यहीं तक था, तुम्हें जो रिकर्सिव कॉल करने थे वो यहीं तक करने थे, ऐसा नहीं हो कि तुम इन्फिनाइट टाइम करते जाओ। तो वो रिटर्न कर गया और हमारा कॉल स्टैक खत्म हो गया और हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो गया और हमने प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर ली प्रिंट कराने वाली। ठीक है, तो ये बेस केस का ये काम होता है, वो इन्फिनाइट टाइम्स रिकर्शन को कॉल करने से रोकता है। अब एक और चीज हम देखते हैं कि हुआ क्या होगा। हुआ ऐसा होगा कि जो प्रिंट है ये पहली बार कॉल हुआ होगा, इसने आउटपुट दिया होगा 1, फिर इसके अंदर से ये प्रिंट को कॉल किया गया होगा तो दूसरा प्रिंट बना होगा। ठीक है, इसने आउटपुट दिया होगा 2। ठीक है, और यहाँ से कॉल कर दिया होगा तीसरे को। अब यहाँ से तीसरा कॉल हुआ होगा, इसने आउटपुट दिया होगा 3 और यहाँ से ये रिटर्न कर गया होगा। यहाँ पे बेस कंडीशन ट्रू हुई और ये रिटर्न कर गया। अब ये रिटर्न करेगा इसके पास, ये रिटर्न करेगा इसके पास, और ये सब डेटा हमारा स्टैक में स्टोर होता है, P1 P2 P3। इट डिनोट्स प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3। ये प्रिंट 1 का कॉल है, प्रिंट 2 का, प्रिंट 3 का। ठीक है, तो 3 पे हमारा बेस केस लगा था कि भाई काउंट अगर ग्रेटर हो जाए 3 से तो भाई रिटर्न कर जाना है, तो ये रिटर्न कर गया। तो यहीं पे आपका रिकर्शन कॉल एंड हो गया और इस तरीके से रिकर्शन काम कर रहा होता है। अब ट्री स्ट्रक्चर की बात करें कि ट्री स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, अगर हम ट्री स्ट्रक्चर देखें कि भाई ये इसका ट्री स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसका ट्री स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, P2 P3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, सबसे पहले हमने कॉल किया प्रिंट 1 से प्रिंट 2 को, प्रिंट 2 से प्रिंट 3 को। ठीक है, फिर हमारी यहाँ पे बेस कंडीशन ट्रू हुई और हम रिटर्न कर गए। हमने क्या किया, हम रिटर्न कर गए भाई, यहाँ से यहाँ रिटर्न कर गए, यहाँ से यहाँ रिटर्न कर गए। तो ये है हमारा कॉल स्टैक। ठीक है, ये हमारा ट्री हायरार्की है कि ट्री कैसा दिखेगा हमारा। तो ट्री इस तरीके से दिखने वाला है कि हमने एक प्रिंट से दूसरे प्रिंट को कॉल किया, दूसरे से तीसरे, और तीसरे पे यहाँ पे बेस कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। बेस कंडीशन क्या थी, काउंट ग्रेटर देन 3, तो ये हमारी ट्रू हो गई जिसकी वजह से हम रिटर्न कर गए। तो इस तरीके से हमारा ट्री स्ट्रक्चर होगा जो दिखाई देगा रिकर्शन में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि ट्री स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाते हैं। आपको ये समझ में आया होगा कि इन्फिनाइट कॉलिंग को रोकने के लिए रिकर्शन को कैसे बेस केस दिया जाता है, बेस केस लिखा जाता है कि इन्फिनाइट टाइम्स रिकर्शन ना चल जाए, और जितनी आपको ज़रूरत हो, जो आपकी कंडीशन हो, उसके हिसाब से वहाँ पे रुके और उसके बाद वो रिटर्न कर जाए। और आपने ये भी देखा इस वीडियो में कि कैसे रिकर्शन कॉल स्टैक में स्टोर होता है। रिकर्शन की जो कॉलिंग है वो हमेशा मेमोरी में स्टोर होती है कि उसको पता रहे कि इसके पहले मैंने क्या कॉल किया था, इसके बाद में क्या कॉल कर रहा हूँ, इसके बाद पूरी स्टोरिंग हायरार्की की स्टोर होती है। जैसे कि आपने ट्री स्ट्रक्चर में भी देखा, ये स्टोर है, फिर उसके बाद जब बेस केस चलता है तो ये रिटर्न करते जाता है जहाँ से ये फर्स्ट कॉल हुआ था। तो यहाँ से ये फर्स्ट कॉल हुआ था तो यहाँ तक ये रिटर्न करके आएगा। तो इस तरीके से आपका रिकर्शन काम कर रहा होता है। अब इस वीडियो में जो आपने सबसे मेन सीखा, जब भी आपको रिकर्शन का कोई प्रोग्राम आता है, आपको क्या 3 चीजें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले आएगा बेस केस। बेस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हो, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, तो बेस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद में रखनी होगी। उसके बाद आता है लॉजिक और उसके बाद आता है फंक्शनल कॉलिंग। तो ये फंक्शन कॉलिंग में जैसे हमने प्रिंट को, सेम फंक्शन को इटसेल्फ कॉल कर दिया था, खुद ही को कॉल कर दिया था, तो ये फंक्शन कॉलिंग आ गई। ये हमने बेस केस देख लिया कि हमें कब रिटर्न करना है, तो ये बेस केस इन्फिनाइट लूप से जाने से बचाएगा हमें, तो ये बेस केस याद रखना है। लॉजिक का मतलब क्या है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके बीच का लॉजिक आप लिख सकते हो यहाँ पे या फिर यहाँ पे।
आप फंक्शन कॉलिंग के बाद भी लॉजिक लिख सकते हो, फंक्शन कॉलिंग के पहले भी लिख सकते हो। बस बेस कंडीशन सबसे ऊपर आएगी, ये टॉप ऑफ द रहेगा, बेस कंडीशन हमेशा टॉप पे रहेगी। उसके बाद आप लॉजिक लिख सकते हो, उसके बाद फंक्शन कॉल कर सकते हो, उसके बाद भी लॉजिक लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये पैटर्न होता है। ये पैटर्न होता है किसका? रिकर्शन के प्रॉब्लम्स का। जब भी आप रिकर्शन का कोड लिखोगे तो इस तरीके से लिख रहे होगे। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। होप आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ रिकर्शन में। चलिए वहां पे हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।